नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दो। ममता भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से सालू ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसीलिए ममता दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर सालू ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसीलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही ममता सालू के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। ममता की बात सुनकर सालू मुंह टेढ़ करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वहीं खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के ममता का मन उदास हो गया। फिर ममता धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। सालू गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या? आप सोचकर सालू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर ममता के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर सालू घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। ममता ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। सालू ने भले ही खाना पकाने से मना कर दिया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह ममता अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा सुनील उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद मिलेगी। ममता बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वहीं कर। उसके बाद सुनील गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। ममता चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? सुनील बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही में रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? ममता कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर सुनील बोला, नहीं माँ वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि सालू के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। ममता सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसीलिए सुनील ने जो कहा उस पर ममता ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम घनश्याम था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज सालू और सुनील को ममता के साथ कैसा सलूक कर रहे थे वह देखता था।
वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे ममता घनश्याम को अपने बेटे जैसा मानने लगी। घनश्याम भी आते जाते ममता का हाल चाल पूछता था और उसका ख्याल रखता था। सुनील और सालू को ममता से कुछ लेना देना नहीं था। सालू बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। ममता तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ता था। कभी कभी ममता को बहुत रोना आता था। ममता घनश्याम को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब सुनील को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें सुनील के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे सुनील अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे। सुनील ने सोचा पैसे बचाने चाहिए, इसीलिए सुनील आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सुनील ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। ममता बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के सुनील के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सुनील बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। ममता रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। सुनील रोने का नाटक करने लगा। सालू तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसके वास्तव में ससुर चले गए। इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ ममता को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ममता के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके ओठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे ही वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। ममता के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी, सुनील ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद सालू और सुनील का व्यवहार बहुत बदल गया था। ममता को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार घनश्याम उनके पास आया और ममता को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर ममता के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह ममता सालू और सुनील के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूंगी। ममता का कहना सुनकर सालू बहुत खुश हो गई। सुनील ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर ममता ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सुनील तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और सालू तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
पहले मेरी सब बातें सुन लो। और ममता हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यह तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर सुनील और सालू दोनों ही चौंक गए। सुनील और सालू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि ममता घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको ममता की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। ममता का कहना सुनकर सुनील गुस्से में बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। ममता गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। सुनील घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। ममता ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे एक परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू मेरा परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर ममता अपने रूम में चली गई। सुनील और सालू शांत ममता को जाते हुए देखते ही रह गए। ममता ने अपने जैसे बूढ़ों लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। घनश्याम की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।